मैं कमन सर। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। बिना अपनी आइडेंटिटी बताए अपना परिचय दीजिए। सर मैंने अपना 10th और 12th यूपी बोर्ड से किया है और मैंने बैचलर इन टेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से कंप्लीट किया है। आफ्टर दैट मैंने मास्टर्स इन टेक्नोलॉजी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में अपेयर किया है और उसके बाद मैंने प्रिपरेशन करी है और ये मेरा सेकेंड अटैम्प्ट है और ये मेरा दूसरा इंटरव्यू है। इसके पहले मैंने ACF RFO का इंटरव्यू में अपेयर हो चुकी हूँ। अच्छा, कैसा था आपका इंटरव्यू? सर ओवरऑल अच्छा था। अच्छा, यस सर। कुछ क्वेश्चंस याद हैं जो वहाँ पे पूछे गए थे आपसे? यस सर। कैसे क्वेश्चन पूछे गए थे? सर बेसिकली उन्होंने इन्वायरमेंट ओरिएंटेड ही क्वेश्चन पूछे थे और मेजर जो उनका सेक्शन था वो बायोडाइवर्सिटी नेशनल पार्क से रिलेटेड, और जो उन्होंने मेरे से भी कुछ चीज़ें जाननी चाहिए कि मैंने इन्वायरमेंट के लिए क्या स्पेसिफिक किया है या फिर मेरा इंक्लिनेशन इन्वायरमेंट की तरफ कितना है। तो ये सारे कुछ क्वेश्चन। समस्याएं दिख रही हैं आपको आज के डेट में इन्वायरमेंट में? ये सर इन्वायरमेंट में कुछ समस्याएं जो मेजर हैं कि क्लाइमेट चेंज इतनी तेज़ी से बढ़ रहा है और उसकी वजह से हमारे हर सेक्टर में इफेक्ट बहुत वास्ट लेवल पे देखा जा रहा है। थोड़ा सा जो टॉप 3 जो सेक्टर्स हैं जहां पर सबसे ज़्यादा एनवायरमेंटल इम्पैक्ट आप देख रहे हैं, यस सर। वो टॉप 3 सेक्टर्स कौन से हैं? सर एग्रीकल्चर सेक्टर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट कर रहा है। उसके अलावा हमारे जो एग्रीकल्चर सेक्टर में एक इशू बहुत ज़्यादा अभी अब चल रहा है पंजाब हरियाणा और दिल्ली के बीच में, पराली को लेकर। यस सर। क्या है ये मुद्दा पराली बर्निंग? सर पराली बर्निंग एक ऐसी प्रोसेस जो हमारे फार्मर्स ने अपनाई है कि जो भी उनका जो क्रॉप स्टॉक जो बचता है उसको वो बर्न करते हैं आफ्टर हार्वेस्टिंग, तो उससे उनका जो लेबर कॉस्ट होती है वो रिड्यूस हो जाती है। बट उन्हें मतलब इससे एनवायरनमेंट को क्या मतलब इम्पैक्ट पड़ रहा है? सर सारा मुद्दा तो एनवायरनमेंट को लेकर है। यस सर। सारा जो झगड़ा चल रहा है। यस सर। तो क्या है मतलब पराली को जलाने से क्या एनवायरनमेंट पे इम्पैक्ट पड़ रहा है? सर एनवायरनमेंट पे ये बेसिकली है कि वहाँ का जो टेम्परेचर होता है वही बढ़ता है और वहाँ के जो कहते हैं एटमॉस्फेरिक कंपोजिशन है, जो मेजर जो कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन होता है उसका रेट ऑफ एमिशन इंक्रीज हो जाता है, उससे वहाँ के जो एटमॉस्फेयर होता है वो काफ़ी इम्पैक्ट करता है। अच्छा, तो आपको क्या लग रहा है किसकी कमी दिख रही है? भाई किसान जो पराली जला रहे हैं ये उनकी कमी है या सरकार का यहाँ पर इंटरफेरेंस, या किस तरीके से वो देखें किसकी कमी आपको लग रही है सर? ये सर यहाँ पे अगर देखा जाए तो हर लेवल पे कुछ ना कुछ कमियाँ देखी जा रही हैं। मतलब फार्मर्स के पास चॉइसेस थोड़ी कम दिख रही हैं क्योंकि उनके पास माइग्रेशन की वजह से उनकी लेबर कॉस्ट इतनी ज़्यादा हो गई है कि वो उस चीज़ को एफर्ट नहीं कर पा रहे हैं कि उनको हटा पाएँ। तो उसके अलावा प्रशासन में भी थोड़ी बहुत कमियां ये देखने को मिल रही हैं कि जो पॉलिसी गवर्नमेंट इतने अच्छे लेवल पे बना रही है वो ग्राउंड लेवल पे इम्प्लीमेंट नहीं हो पा रही हैं। सर उसके अलावा टेक्नोलॉजी अगर अच्छी और है तो उस पर भी रिसर्च ऑलरेडी हो रही है और कहीं ना कहीं ग्राउंड लेवल पे उस लेवल पे अभी उतना इम्प्लीमेंटेशन सर नहीं दिख रहा है। अच्छा, तो इस मुद्दे का सोल्यूशन क्या हो सकता है? सर बेस्ट सॉल्यूशन है कि उनको अवेयरनेस, एक तो फार्मर अगर अवेयर होंगे तो वो और उनको बेनिफिट मॉनिटरी बेनिफिट अगर उनको दिखेगा अपने उस सिस्टम में और उनको उसका इनपुट आउटपुट कॉस्ट अगर उनको अच्छा मिलेगा उस जो भी उनका वेस्ट जनरेट हो रहा है तो फिर वो उसकी तरफ आगे काम करेंगे। और दूसरी चीज़ ये भी है कि टेक्नोलॉजी जो कई सारी टेक्नोलॉजी जो आई हैं उनको ग्राउंड लेवल पे उनकी लोकल लेवल पे अगर वॉलेंटरी ग्रुप बना दिए जाएं, जैसे लोकल पंचायत को इन्वॉल्व किया जाए। पे पंजाब हरियाणा और दिल्ली का क्या डिस्प्यूट है? स्टेट डिस्प्यूट इसमें क्या है? सर बेसिक डिस्प्यूट ये है कि वो एक दूसरे पे ब्लेम गेम जो चल रहा है कि उनका कहना है कि हम। अच्छा, आपने अपनी हॉबी में क्या लिखा है? सर माय हॉबी इज डायरी राइटिंग एंड वॉक टू टेक अ वॉक। डायरी राइटिंग हॉबी क्या है भाई? सर डायरी राइटिंग मैंने एक्चुअली ये जो प्रिपरेशन का ड्यूरेशन था मुझे इसमें लगा कि कहते हैं मुझे खुद को मैनेज कैसे करना है और चीज़ें इतनी ज़्यादा हैं और मुझे बिल्कुल इनिशियल से स्टार्ट करना है, तो मैंने डायरी राइटिंग एज अ हॉबी अपनी। डायरी टर्म का क्या मतलब होता है? सर डायरी कोई भी ऐसी बुकलेट है जहाँ पे हम अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस को नोट डाउन करते हैं। इससे फ़ायदा हुआ आपको? ये सर बहुत फ़ायदा हुआ। क्या बेनिफिट्स हुए? सर सबसे पहला जो बेनिफिट हुआ हमने टाइम मैनेजमेंट करना सीखा कि हमें जो भी चीज़ें वर्क अलॉट हैं हम उसको कैसे अपना इवन टाइम उसमें स्पेंड कर सकते हैं। दूसरी चीज़ हमें डेडिकेशन और डिसिप्लिन बहुत अच्छा आया क्योंकि जब हम टास्क कंप्लीट करते हैं तो एक लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। जेल डायरी? सर जेल डायरी सर सॉरी नो सर। अच्छा,
आपका मीडियम इंग्लिश है ना? यस सर। ठीक है। डॉक्ट्रिन ऑफ प्लेथ एंड सब्सटेंस क्या है? डॉक्टरीन ऑफ प्लेथ सर, ये एक्चुअली सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कुछ डॉक्टरीन्स इवॉल्व हुए कि जब भी कोई सेंटर और स्टेट के बीच में डिस्प्यूट होता है तो सर जो सॉरी सर ये फंडामेंटल राइट्स को लेके सर आई एम नॉट क्लियर सर। फिर हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन क्या है? सर मैं क्लियर नहीं हूँ इस पे, सॉरी सर। आपका ऑप्शन सोशियोलॉजी सब्जेक्ट है। यस सर। आप सोशियोलॉजी की ब्रांचेस के बारे में बताइए, कितनी ब्रांचेस हैं सोशियोलॉजी की? सर सोशियोलॉजी की कोई बात नहीं। आपने अपनी मदर के बारे में लिखा कि वो हाउस मेकर हैं। Yes, हाउस sir. होम मेकर हैं या हाउस वाइफ हैं? हाउस मेकर तो मैंने पहली बार सुना है। यस सर। ठीक है, तो आप ये बताइए कि फादर ऑफ सोशियोलॉजी इंडिया में कौन है? फादर ऑफ सोशियोलॉजी इन इंडिया सर मैं श्योर नहीं हूँ, बट हाँ जीएस घुरे सर। इंडोलॉजिकल अप्रोचेस क्या होती हैं? सर इंडोलॉजिकल अप्रोच बेसिकली सोसाइटी को पढ़ने की, जो हम टेक्स्ट को पढ़ के जब हम सोसाइटी को समझने की कोशिश करते हैं तो वो इंडोलॉजिकल अप्रोच में आता है। जीएस घुरिये ने जाति व्यवस्था की कैरेक्टरिस्टिक्स बताई थी। यस सर। आप उनको जरा बताइए हमें। सर मेजरली उन्होंने 6 कैरेक्टरिस्टिक बताई कि जो हमारा कास्ट सिस्टम है वो हायरार्किकल है, और कास्ट सिस्टम में ऑक्यूपेशनल डिवीजन है, और उसके अलावा जो ऑक्यूपेशनल है और इनहेरिटेंस की प्रॉपर्टी उन्होंने बताई, और उसके अलावा उन्होंने बताया फूडिंग का बताया, और प्योरिटी एंड पोल्यूशन का कॉन्सेप्ट दिया। सोशियोलॉजी में जो मॉडर्न स्टडीज़ हैं उसके बारे में आपको कोई समझ है? सर मॉडर्न स्टडीज़ अभी न्यो मार्क्सिस्ट का कॉन्सेप्ट चल रहा है, और न्यो फंक्शनलिस्ट की जो अप्रोच आ रही है सर वो मैंने थोड़ा बहुत। आपके फेवरेट थिंकर कौन से हैं? सर एमाइल डर्कहाइम के बारे में मुझे अच्छा लगता है। उनकी कौन सी थ्योरी आपको सबसे ज़्यादा पसंद है? सर करंट सेंस में मुझे जहाँ तक पढ़ती हूँ तो मुझे सुसाइड का जो उनका थ्योरी है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग क्या है लगता है। सोसाइटी की थ्योरी? सर एमाइल डर्कहाइम ने ली सुसाइड नाम की जब स्टडी करी, उन्होंने बुक लिखी, तो उन्होंने बताया कि सोसाइटी में जो सुसाइड है इट इज़ नॉट अ साइकोलॉजिकल जोग्राफिकल, इट इज़ नॉट दैट फैक्टर। बेसिकली ये ऐसा फैक्टर है जो हमारे सोसाइटी से रिलेटेड, सोशल ओरिएंटेड है। अब उसमें बहुत सारे फैक्टर आते हैं जो सोसाइटी के रीजंस क्रिएट करते हैं, और उन्होंने इस बेस को लेके सोसाइटी को एक्सप्लेन किया था। उन्होंने एक टर्म यूज किया था जो है रेट की बात करी थी, किसी भी चीज़ का घटना या बढ़ना, वो चीज़ सबसे इम्पोर्टेंट है। वो चीज़ क्या है? यस सर, उन्होंने 2 फोर्सेस की बात करी थी, फोर्स ऑफ रेगुलेशन और फोर्स ऑफ इंटीग्रेशन। उन्होंने बताया इन 2 फोर्स पे ही सोसाइटी कहीं ना कहीं सोसाइटी में एग्जिस्ट करता है। ठीक है। आप ओबीसी वर्ग से आते हैं। यस सर। ओबीसी वर्ग में ये माना जाता है कि वो जितने हिंदी हार्टलैंड स्टेट्स हैं उनमें ओबीसी काफ़ी स्ट्रॉन्ग पोजीशन में। उसमें माना गया कि 8 जातियां हैं, कुर्मी यादव और करके 7-6 जातियां और हैं। यस सर। वो सारे रिजर्वेशन को कंज्यूम कर जाती है। तो उसके लिए जस्टिस रोहिणी कमीशन बनाया गया, जिसमें सब कैटेगराइजेशन के बारे में बात की गई। इसका मतलब क्या है और सरकार इसे क्यों लाना चाहती है? सॉरी सर, मुझे एडिक्वेट नॉलेज नहीं है इसके बारे में। ठीक है, आप ये बताइए कि ऑनर किलिंग क्या होती है? सर ऑनर किलिंग एक टाइप की इलीगल किलिंग है, जो बेसिकली फैमिली स्टेटस से रिलेट करके किसी भी टाइप का अपोज्ड एक्शन जब मैरिज के टर्म्स में होता है, तो जो फैमिली के थ्रू जब किलिंग करी जाती है तो उसको ऑनर किलिंग कहते हैं। ठीक, मैरिज के कंटेक्स्ट में होता है? यस सर, मैरिज के कंटेक्स्ट में बेसिकली मोस्टली तो देखते हैं, बाकी भी हो सकता है। सर एग्जाम्पल इन द सेंस, मतलब जो ऑनर किलिंग है हाँ। वो कहाँ पर ज़्यादा हो रही है? सर ये हरियाणा बेल्ट है, और बेसिकली सबसे ज़्यादा हो रही है। सर ऑनर किलिंग वहाँ पे कहते हैं पैट्रियार्कल बहुत डीप रूटेड है, तो ये एक यस हरियाणा वाले एरिया बेल्ट में उधर, तो एक ये रीज़न है। सर है पैट्रियार्की, मतलब वो बेल्ट ज़्यादा उसमें ये चैलेंजेस हैं। हाँ। आपने आईटी में इंजीनियरिंग किया है? यस सर। तो इंजीनियरिंग छोड़ के फिर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस आप ज्वाइन कर रहे हैं। यस तो सर। क्यों आपने फर्दर परस्यू नहीं किया उसमें करियर?
सर आफ्टर कंप्लीटिंग बीटेक मैंने फिर मुझे लगा कि और पढ़ना है मुझे, तो मैंने मास्टर्स की डिग्री उसमें करी और थोड़ा जॉब भी किया मैंने उस सेक्टर में। बट फिर मुझे लगा कि और फील्ड्स में मैं क्या 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 कर सकती हूँ, तो मैंने अपने आसपास जो लोग थे उनसे भी एक्सपीरियंस लिया, तो मुझे लगा कि मैं इसमें भी परफॉर्म कर सकती हूँ। तो मैंने जब इसको पढ़ा तो मुझे थोड़ा इंटरेस्टिंग लगा, तो फिर मैंने इसको और अपने एज अ करियर मैंने परस्यू किया। जो लीडर बनने में ज़्यादा फायदा है, गवर्नेंस में सर्वेंट बनने में नहीं फायदा है, तो आप मेरी भी बात सुनकर जो गवर्नमेंट छोड़ के और आप जो है लीडर बनने की सोचेंगे, क्योंकि उसमें पावर ज़्यादा है। क्या आपको सर बेसिकली एज अ मतलब अगर ये मैं फील्ड ले रही हूँ तो फिर मुझे लगता है कि इसमें ऐसा नहीं है कि मैं इन्फ्लुएंस होंगी, मतलब एक मेरा भी परसेप्शन रहता है उस चीज़ में। अगर मुझे लगता है कि हाँ मैं इस फील्ड में और कर सकती हूँ तब मैं उसको परस्यू करती हूँ, अदरवाइज़ अपना स्टैंड में रखती हूँ। ऐसा क्या आपको लगा, जो क्या क्वालिटीज़ आप में है और क्यों आपको लगा जो मैं इसमें बेटर कर सकती हूँ? क्योंकि ये बहुत चैलेंजिंग है। बीइंग अ वुमेन यू हैव टू टेक केयर ऑफ योर फैमिली और फिर से आपको जॉब करना, तो आप मैनेज कर पाएंगे या फिर क्या ऐसी आपकी क्वालिटी है जो आप इसको सक्सेसफुली मैनेज कर रहे हैं? यस सर, क्योंकि एज अ वुमेन चैलेंज कह सकते हैं, बट हाँ उस लेवल पे चैलेंज मैंने अभी भी मैनेज करे हैं, क्योंकि हम सोसाइटी में जिस रह रहे हैं तो हमें हर लेवल पे चैलेंजेस को मैनेज करना पड़ता है। तो अगर एज अ एडमिनिस्ट्रेशन में जाऊंगी तो वो भी चैलेंजेस जो होंगे एज अ फैमिली उनको भी प्रॉपरली मैनेज करना आता है मुझे। क्या क्वालिटीज आप में आ रही है? सर मैं डिसिप्लिन हूँ और मैं सर टाइम मैनेजमेंट मेरा अच्छा है। टाइम मैनेजमेंट आपका अच्छा है, तो आपने बीटेक कब किया? सर बीटेक मैंने 2012 में किया था। और अभी चल कितना रहा है? 23। तो 12 जब टाइम मैनेजमेंट आपका इतना अच्छा था तो ये इतना बड़ा गैप क्यों? सर गैप के एक्चुअली मेरे पर्सनल रीजंस रहे हैं, ऐसा मुझे नहीं लगता मेरी इसमें वैसी कोई फॉल्ट रही जब है। आप जॉब करेंगे तब पर भी आपके पर्सनल रीजंस रहेंगे। यस सर। तब आप टाइम कैसे मैनेज कर पाएंगे? तब तो कहेंगे जो मेरे पर्सनल रीजन है मैं फील्ड में नहीं जाऊंगी, क्योंकि तो ये तो कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है। यू आर सेइंग दैट यू आर गुड टाइम मैनेजमेंट और मैनेजर, और ये आप टाइम यहाँ पे मैनेज नहीं कर पा रहे हैं, तो हाउ शुड आई बिलीव? सर जब से मैं इस प्रिपरेशन में आई हूँ तो मैंने ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन किया है अपने टाइम का। सर जो पूछ रहे हैं उसमें एक चीज़ ऐड करते हैं कि जैसे आप इंजीनियरिंग ग्रेजुएट हैं, पोस्ट ग्रेजुएट हैं, मान लीजिए आप एसडीएम बन जाती हैं, तो आपकी ये एजुकेशन वहाँ पे कैसे आप यूज़ करेंगी, क्या यूटिलिटी होगी? सर मेरी एजुकेशन बेसिकली टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है, तो आज जो इस एरा में हम हैं तो हम डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, डिजिटल इकोनॉमी, हर फील्ड में हम डिजिटलाइजेशन की बात कर रहे हैं। तो सर कहीं ना कहीं मेरी जो भी स्किल है वो उसको मैं यूज़ कर पाऊँगी एडमिनिस्ट्रेशन में से। एडमिनिस्ट्रेशन में सपोज एक सिचुएशन आ जाती है कि आप एसडीएम हैं, आप परगने की मालिक हैं, आप पीएम के बिहाफ पे काम कर रही हैं और अचानक जो है वो खबर आपको मिलती है आपके मोबाइल फोन पे या जिस भी सेट के माध्यम से कि एक क्षेत्र में आपके दंगा हो गया। यस सर। और रेनी सीजन चल रहा है, उस समय नदियों में बाढ़ से पुल के बहने का खतरा है और बांध टूटने का खतरा है और एक तरफ ट्रेन का एक्सीडेंट हो गया है। हाउ डू यू यूज योर टेक्नोलॉजी इन दैट, और क्या ऐसे रिएक्ट करेंगे? सर बेसिकली जो हमारा कम्युनिकेशन सिस्टम होता है उससे हम फास्ट मोबिलाइजेशन कर सकते हैं, क्योंकि अगर बांध टूटा है तो वहाँ पे हमें टीम को भेजना नहीं है, टूटने वाला है सर। तो अलार्मिंग सिस्टम, जो अर्ली वार्निंग सिस्टम होता है, उसको हम यूज़ कर सकते हैं। वहाँ पहले से लोगों को सबसे पहले आप क्या अटेंड करना चाहेंगे? सब पहले कम्युनल दंगा, हाँ, या डिजास्टर जो ट्रेन का एक्सीडेंट में हुआ है, या जो एक अप्रीहेंशन है कि बांध टूट जाएगा और बहुत बड़ा डिजास्टर नेचुरल कैलेमिटी के रूप में बहा ले जाएगा कई गाँव को, हाउ डू यू रिएक्ट एज एन एसडी? सर अगर मुझे प्रायोरिटाइज करने को कहें तो मैं टेक्नोलॉजी का यहाँ पे यूज़ करूँगी और जो दंगा है वहाँ पे मैं खुद जाना चाहूँगी। और जो टेक्नोलॉजी कहाँ यूज हुई, वो तो आप भौतिक रूप से खुद पहुँच जाएंगी। यस सर। सब बात एसडीएम आप अगर खुद पहुँच गई तो भीड़ में आप क्या करेंगे? सब भीड़ में अगर उनका प्रोटेस्ट है, अगर नॉन वायलेंट तरीके से है तो उनको एड्रेस करेंगे। कम्युनल दंगा में नॉन वायलेंस है ही नहीं। यस सर। इट इज अ वायलेंट मॉब जो
कम्युनल फ्रंट पे दंगा शब्द में ये निहित है कि आम स्वर उससे एक दूसरे को मार काट रहे हैं। यस सर। ठीक है ना? आप एसडीएम है, सिचुएशन समझिए। एडमिनिस्ट्रेशन में आने में उस समय सबसे पहला रिएक्शन आपका क्या होगा? मान लीजिए आपके पास मोबाइल फोन है, वायरलेस सेट है, तो आप सबसे पहले क्या करेंगे? सर जो पुलिस होगी उसको सबसे पहले वहाँ पे मोबिलाइज करेंगे, लोकल पुलिस जो वहाँ पे है। उसके बाद नेक्स्ट सीनियर्स को नहीं बताएंगे आप? यस सर, सीनियर्स को इन्फॉर्म करेंगे। किसको रिपोर्ट करेंगे आप? सर जो एसडीएम के ऊपर एडीएम होते हैं उन्हें हम रिस्पॉन्स करेंगे, और मतलब जितना भी हमारा अपर हायरार्की है उनको हम इन्फॉर्म करेंगे प्रॉपर्ली। उनको इन्फॉर्म करेंगे। यस। और टेक्नोलॉजी के मार्फत फिर आप पुलिस फोर्स को मोबिलाइज करेंगे। यस। तो तीनों में से कौन सी चीज पे सबसे पहले आप अटेंड करना चाहेंगे? सर कोर्स ऑफ एक्शन क्या होगा इन तीनों के बीच? सर जो कम्युनल वायलेंस है उसको पहले सर यहाँ पे सबसे पहले प्राथमिकता देंगे आप। यस सर। ट्रेन एक्सीडेंट में जो लोग मर रहे हैं उनको मरता हुआ छोड़ देंगे सर। वहाँ पे अदर मेथड्स को यूज कर सकते हैं। आप हैं। तीनों चीज को साइमल्टेनियसली नहीं अटेंड कर सकते? यस सर, कर सकते हैं। खैर, अच्छा आपने बाई कैमरल रिलेशंस की बात की थी अभी, स्टेट सेंट्रल रिलेशन की। यस सर। कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं पर ये प्रोविजन दिया हुआ है, वो किस कंट्री से प्रभावित है? सर फेडरलिज्म का जो है वो कनाडा के मॉडल से है। ठीक है, वेरी गुड, बहुत अच्छा। चलिए एक ऐसी कॉमन सेंस का क्वेश्चन, एक अंधे व्यक्ति से अगर आपको कैंची मांगना है कैसे मांगेंगे? सर अंधा व्यक्ति सुन तो सकता है ना वो। थैंक्स।